हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवीण वैष्णव पीवी सर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में, 5 ऐसी मिस्टेक्स जो जनरली बच्चे करते हैं और उनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सर हम बहुत सारा पढ़े थे, हमने बहुत सारे एनसीईआरटीज को पढ़ा था, बहुत सारे टीचर से पढ़ा था, हमने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए थे, हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ गलती हुई है उसके बारे में कुछ ऐसी पॉइंट्स, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए गड़बड़ करती हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। पहली जो गलती है दैट इज इग्नोरिंग दी सी सेट। सी सेट की अवहेलना करना, सी सेट पर ध्यान नहीं देना। ये सी सेट प्रीलिम्स में, जिसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जिसमें सेकंड पेपर को हम सी सेट के पेपर के नाम से जानते हैं, जो कि क्वालिफाइंग टाइप का होता है, जिसमें हमें 33% मार्क्स या 200 में से 67 नंबर हमें लाने होते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिटेल में डिस्कशन उसके बारे में किया है। तो वो जो सी सेट है, बच्चे जनरली सोचते हैं कि ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, हम इसको ले आएंगे, 200 में से 67 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है सर, हम ले आएंगे। स्पेशली जिन बच्चों का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होता है, मैथ्स का होता है, साइंस का होता है, वो तो सोचते हैं अरे सर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और वही सबसे ज्यादा लटक जाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, यूपीएससी का सी सेट का एग्जाम अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो जीएस पेपर 1 जो है, जिसमें हम जनरल स्टडीज वाला पार्ट पढ़ते हैं, वो पेपर चेक ही नहीं होने वाला। यूपीएससी इतनी मेहनत करनी ही नहीं वाली है कि उस पेपर को चेक करे। तो ऐसे में सी सेट को हमारी कमजोरी नहीं बनने देना है। इतना हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें सी सेट को कि हम 200 में से 100 नंबर लाने की स्थिति में हो। विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 से 3 सालों में, 2024 का पेपर हो, 2023 का पेपर हो, 2022 का पेपर हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल में सेलेक्ट हो गए थे, अच्छी रैंक भी लाए थे, सिलेक्शन भी लिया था। इस साल रैंक सुधारने के लिए उन्होंने फिर से एग्जाम दिया और सीसेट ही क्लियर नहीं कर पाए। आगे तो सब बहुत दूर की बात रहेगी, मेंस में जाना, इंटरव्यू देना, ये सब तो बात की बात रहेगी, सीसेट ही क्लियर नहीं कर पाए। तो ऐसे में सीसेट को हमारी लिमिट किसी भी हालत में नहीं बनने देना है, कमजोरी नहीं बनने देना है, हमें सीसेट पर फोकस करना है। पहली गलती जो बच्चे करते हैं। दूसरी गलती के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करते रहते हैं। सर हम एनसीईआरटी को भी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी की पीडीएफ अलग से डाउनलोड कर रखी है, खरीद के अलग से रख रखी है, फिर उसके बाद सर क्लास के नोट्स हमें अलग दे दीजिए, फला किताब हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक के ऊपर एक सब्जेक्ट की 4-4 किताबें, हम 4-4 किताबें पढ़ रहे हैं। ओवरबर्डन नहीं करना है। यूपीएससी का सिलेबस अनंत है, बहुत कुछ है उसके अंदर, हम उसको कितना सीमित तरीके से अपने लिए उपयोग में ला सकें, कितने सीमित तरीके से वो सारा सिलेबस पढ़ सके, रिवाइज कर सके, ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति हमें बनानी होगी। हम जितना ज्यादा किताबें इकट्ठी करेंगे, जितना ज्यादा पीडीएफ इकट्ठी करेंगे, आजकल नोट्स सारे पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं, फला सर के नोट्स भी हमने डाउनलोड करके पीडीएफ रख रखी है, फला सर के भी रख रखी है, प्रिंट आउट निकाल के रख रखी है। इतना ओवरबर्डन करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को बढ़ा रहे हैं, अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। जितने कम रिसोर्सेस, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा उतना ही आसानी से। जितने कम रिसोर्सेज रखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, रखेंगे मतलब सिर्फ रखने से काम नहीं होगा, रिवीजन आपको करने होंगे, बार बार दोहरान करना है उनका। एक पॉइंट अगर आपने पढ़ा तो उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करते रहो, ये आपका सिलेक्शन तय करेगा। ना कि हमने एक पॉइंट इस किताब से पढ़ा, फिर उसी पॉइंट को दूसरे किताब से पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे किताब से पढ़ रहे हैं, चौथे नोट से पढ़ रहे हैं, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहे, संसाधन जिनसे हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं, वो कम से कम रहे, और उन्हीं कम से कम बुक्स और नोट्स से हमें अपना काम करना है, अपना सिलेक्शन लेना है। रिवीजन बार बार करना है, यहां पर रिवीजन जो है वो ज्यादा मैटर करता है। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज दी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जैसा हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, बच्चा जनरली सोचता है कि सर पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाने दो, मेंस की उसके बाद देखी जाएगी। नहीं होगा अगर आप इस अप्रोच के साथ काम करेंगे। वैसे तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा अगर आप इस अप्रोच के साथ काम करेंगे। गलती से कहीं तुक्के में आपका प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस किसी भी हालत में नहीं निकलने वाला है। मेंस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, प्रेजेंटेशन का भी एग्जाम है। हमने लास्ट सेशन में जैसी बात करी, प्रीलिम्स में हमें सिर्फ एमसीक्यू गोले भरने हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, उसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, और हमें उसका बबल फिल करना है, गोला भरना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन जब हम मेंस में आएंगे, हमारे सामने क्वेश्चन होगा, जैसा आपके सामने स्कूल या यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन होता है और आपको उसका आंसर लिखना होता है, वैसा ही आंसर मेंस में आपको लिखना है। और
उस मेंस के आंसर को बेहतर बनाना, ये प्रेजेंट करना, हमें जो आता है वो हम कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, सामने वाले के सामने प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं, ये भी मायने रखता है। और ये एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, ये एक स्किल है, ये एक कौशल है, और कौशल या स्किल जो है वो एक दिन में नहीं सीखी जाती है, उसमें समय लगता है। तो आपको डेडिकेटेडली टाइम देना होगा आंसर राइटिंग के लिए। तो आंसर राइटिंग को अवॉइड करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जनरली 90-95% बच्चे जो मैं देखता हूं, सर पहले थोड़ा पढ़ तो लें, फिर आंसर राइटिंग के बारे में देखा जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। ये जो अप्रोच है ये बहुत गलत अप्रोच है। डे 1 से, जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ डे 1 से आपको सर हमें आज तो कुछ नहीं आता, हम क्या करेंगे, बट एटलीस्ट जैसे ही आपने 10-20 दिन, 1 महीना जैसे ही आपने पढ़ लिया है, एक सब्जेक्ट का मोटा मोटी नॉलेज आपको हो चुका है, उसी दिन से आंसर राइटिंग जो है वो आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो धीरे 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 जब आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग भी धीरे धीरे समय के साथ में सुधरती चली जाएगी। तो हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं करना है। टारगेट बनाइए, हर रोज मुझे इतने आंसर लिखने हैं, 5 आंसर लिखने हैं, 10 आंसर लिखने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा आज का। इस प्रकार से अगर आप एक प्रण लेकर के, व्रत लेकर के, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो करते हैं, टेस्ट सीरीज को एनालाइज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, सर हमने इतने सारे इंस्टीट्यूट्स की इतनी सारी टेस्ट सीरीज दे दी है, मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, उनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा। शायद हमने 1000 क्वेश्चन जो है वो सभी टेस्ट सीरीज के कर लिए होंगे, तो उन्हीं 1000 में से कोई 100 क्वेश्चन हमारे सामने प्रीलिम्स में आ जाएंगे, या 100 नहीं तो 50 तो हमारे सामने आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन वहां से आपके सामने नहीं आने वाला है। आपको मॉक टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है, ना कि उसके क्वेश्चन को रट के जानना है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था तो इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये रट के नहीं जाना है। उस क्वेश्चन को करने में आपको कितनी दिक्कतें आई, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे तो आपको कितनी समस्याएं आई, आपको कितना पसीना आया, कितना दिमाग लगाना पड़ा इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने में, और तब भी हो सकता है आपको आंसर ना मिला हो, हम गलती कर आए हों, या हम उस आंसर को क्वेश्चन को छोड़ करके आए हों, तो कहां गलती हो रही है, इस चीज को एनालाइज करना। मॉक टेस्ट जो होते हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, वो आपके लिए इसी चीज के लिए होती है कि मॉक का मतलब आप उसकी नकल उतार रहे हैं, जो वास्तव में होना है उसकी नकल उतार रहे हैं। तो उस नकल उतार करके आपको सीखना यह है कि गलती कहां हो रही है, हमसे मिस्टेक कहां पर हो रही है, उसको सीखना है। तो आप गलतियों को सीखिए, ना कि क्वेश्चन को रटिए। बच्चे जनरली क्वेश्चन को रटते, सर ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया था, यही तो प्रीलिम्स में आएगा, नहीं आएगा। हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो भी जाए प्रीलिम्स में, लेकिन हम गलती कहां कर रहे हैं मॉक टेस्ट को देख करके, हमसे कहां मिस्टेक हो रही है, कहां चूक रहे हैं, ये हमें सीखना है मॉक टेस्ट से। तो बच्चे जनरली यहां पर गड़बड़ करते हैं। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, विश्लेषण करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो कि हमें करना है। एंड लास्ट 5वीं गलती जो है वो है पुअर मेंटल हेल्थ। जनरली बच्चा पढ़ने में लगा हुआ है, सर मैं दिन में सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूं, 3 घंटे सो रहा हूं, रात को 12 बजे तक पढ़ा था, फिर सुबह 4 बजे उठ गया था, फिर तब से पढ़ ही रहा हूं। मेंटल हेल्थ के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, आप भले ही दिन के 12 घंटे पढ़ लीजिए, भले ही दिन के 15 घंटे पढ़ लीजिए, आपको याद कुछ नहीं रह रहा है। हमने आज जो पढ़ा है 3 दिन बाद भूल जा रहे हैं, कई बार तो आज जो पढ़ा है सुबह ही भूल जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना कीजिए, हाँ समय लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं कि हम सर लोगों से मिलना जुलना, आपने कहा था लोगों से मिलना जुलना, हम दिन भर गर्लफ्रेंड के साथ घूम ही रहे थे, वैसा नहीं करना है। हाँ समय देना है, एक छोटा समय जो है वो हमें समाज को देना है, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। लोगों से मिले जुड़े, अपने दोस्तों से बात करें। 1 घंटा नहीं बात करेंगे, 5 मिनट बात करेंगे। 5 मिनट की बातचीत जो है वो हमारी दोस्तों के साथ होगी, चाहे वो फोन पर हो, चाहे मिल करके हो, जैसा भी हो सकता है वैसा हम करेंगे। परिवार के साथ समय बिताएंगे, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा परिवार के साथ बिताएंगे। खेलेंगे, खेलना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिकल एक्टिविटीज, योगा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को जितना बेहतर रख सकते हैं वो सारी चीजें हमें करनी है। मन जितना स्वस्थ रहेगा, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। साथ ही साथ आपको लर्निंग जो है वो फास्ट होगी, आप जल्दी जल्दी चीजों को सीख पाएंगे। वरना ऐसा कोई 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना तो हमने बनाई नहीं है कि 10 साल बाद प्रीलिम्स देना है सर, तो आराम से पढ़ते रहेंगे, क्या टेंशन है। आप मेंटल हेल्थ की अभी कहाँ टेंशन ले रहे हो हमें, वैसा नहीं है। आपको डेफिनेटली 1 साल 2 साल में एग्जाम देना है। तो ऐसे में आपको इतना लंबा चौड़ा सिलेबस, उसका अपना एक फ्रस्ट्रेशन है, अपना एक तनाव है कि इतना सारे पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एथिक्स, ये वो इतना सब कुछ पढ़ना है सर हमें,
कैसे करेंगे, ये टेंशन ऑलरेडी रहता है, ये फ्रस्ट्रेशन, ये तनाव ऑलरेडी रहता है। ऐसे में आपका मन जितना स्वस्थ रहेगा, चिंताएं उतनी ही कम रहेगी, तनाव उतना ही कम रहेगा, फ्रस्ट्रेशन उतनी ही कम रहेगी और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ आप जितना बेहतर परफॉर्म करोगे उतना ही डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ, रैंक की तरफ आप बढ़ोगे। और उसके लिए मन का स्वस्थ होना, हेल्दी होना, मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अपनी तैयारी के दौरान एक अच्छा टाइम टेबल जो है वो आप बनाएं, जिसमें हर चीज को अपना एक समय दें, कम दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दोस्तों से बात करनी है 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट, टारगेट इतना ही है, पर करनी है, उसको अवॉइड नहीं करना है। हमें खेलने जाना है 15 मिनट, आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा, लेकिन अगर आपको 1 घंटा नहीं भी मिल रहा तो आधा घंटा खेलेंगे, खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको अवॉइड कर देंगे, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जाएगी, आप तनावग्रस्त होते चले जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन से दूर होते जाएंगे, बीमारियों से ग्रस्त और बाकी की मानसिक बीमारियों की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, 5 गलतियां जो हमने देखी उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि यूपीएससी जो है वो गधों की तरह मेहनत करने वालों का एग्जाम नहीं। यहाँ पर जो व्यक्ति स्मार्टली मेहनत करेगा, स्मार्ट होकर के, एकदम मानसिक रूप से तैयार होकर के और अपने दिमाग को जितना ज्यादा उपयोग में ला सके उतना ज्यादा उपयोग में ला करके अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की तरफ भी जाएंगे, डेफिनेटली आप रैंक की तरफ भी जाएंगे। अगर आप गधों की तरह मेहनत करते हुए सोच रहे हैं कि सर हाँ बस हम रट लेंगे, सर हम तो ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, आप हमारे सामने 20 किताबें ला के रख दो, हम 20 किताबें पढ़ लेंगे, कल और 20 लेकर के आना सर, नहीं होगा। फिर आपके लिए यूपीएससी जो है वो नहीं बना है। ये कोई रिसर्च स्कॉलर टाइप का एग्जाम नहीं है। यहाँ आपको जो है अपने ज्ञान प्लस अपनी स्मार्टनेस दोनों को डेवलप करना है, तभी आप एक अच्छे सिविल सेवक, एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। तो ये सारी गलतियां हैं जिनसे कि बच्चों को सीखना चाहिए, ये गलतियां किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए और इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने साथ में और भी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ में से शेयर करें और उन सबसे सब्सक्राइब भी करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।